ड्रामा सीरियल नफरत, तीसरी किस्त। अनम, तुम ठीक तो हो ना? अनम ने चौंक कर सर उठाया। हाँ मैं ठीक हूं। ये बोलते हुए भी वो ठीक नहीं लग रही थी। क्या खाक ठीक हो? चेहरा तो देखो अपना, ऐसा लगता है एक हफ्ते से सोई नहीं हो। वो उसके पास बेड पर बैठ गई। तुम ये शादी नहीं करना चाहती ना? अनम ने सपाट चेहरे के साथ उसे देखा और कोई जवाब न दिया। उसने एक बार फिर अपना यह सवाल दोहराया, अनम, क्या तुम ये शादी नहीं करना चाहती? अनम ने इस बात में सर हिलाया। वो कुछ लम्हे उसे देखती रही। क्या तुम किसी और से शादी करना चाहती हो? उसने अंधेरे में तीर चलाया था, लेकिन अनम के एतराफ ने उसे हैरान कर दिया। उसने सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी वो इस बात का एतराफ भी कर लेगी। कौन है वो? हमारा पड़ोसी है। तुम कब से और कैसे जानती हो उसे? उसका नाम कबीर है और वो 7 महीने पहले ही लंदन से वापस आया है और कुछ दिनों बाद वापस चला जाएगा। हमारी मुलाकात भी तकरीबन 7 महीने पहले हुई थी। और तुम लोगों की मुलाकात कहां पे होती है? घर से बाहर तो तुम जा नहीं सकती। घर के पिछले हिस्से लॉन की तरफ एक छोटा सा हिस्सा टूटा हुआ है, जिसके साथ उसका घर है। वो यहां किराए पर रहता है। हम दोनों हर शाम को वहीं पे मिलते हैं। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है और मुझसे शादी भी करना चाहता है। मैंने अब उसे अपनी शादी की बात बताई तो वो काफी नाराज है। मुझसे कहता है हम दोनों छुपकर निकाह कर लेते हैं और फिर वो मुझे हमेशा के लिए लंदन ले जाएगा। अनम ने रोते हुए अपनी बात मुकम्मल की। उसकी पूरी बात सुनने के दौरान वो खामोशी से सुनती रही। तो फिर मसला क्या है? अनम ने उसे घूर कर देखा। क्या तुम सच में नहीं जानती मसला क्या है? देखो, अगर मसले से तुम्हारा मुराद आगा जान या फिरोज ताया, दिलावर भाई या सिकंदर है, तो उनके लिए तुम आग में नहीं कूद सकती। यकीन करो, मुझे तो बहुत खुशी हुई जब तुमने मुझे ये बात बताई। मैं तो कहती हूं कबीर की बात मान लो और निकाह कर लो उसके साथ। पुरानी रस्म रिवाज में अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। यहां एक जहन्नुम से निकलोगी दूसरे जहन्नुम में जाने के लिए। मर्दों की दुनिया से बाहर निकलो और एक आजाद फिजा में सांस लो। तुम पूरी जिंदगी समझौतों में नहीं गुजार सकती। तुम्हारा फ्यूचर कबीर के साथ है। आज तुम्हें जिंदगी मौका दे रही है। कल जब तुम्हारा शौहर तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मारकर तुम्हारी बेइज्जती करेगा, तब तुम सोचोगी कि काश उस दिन जरा सी हिम्मत कर ली होती, तो आज यूं सिसक सिसक कर जिंदगी ना जी रही होती। अनम घबरा कर खड़ी हो गई। अम्मी कहां हैं? वो बाजार गई हैं। सोबिया भाभी से कंफर्म करके आई हूं। तुम बस सोच लो। ऐसा मुमकिन नहीं है इशरत। मैं इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकती। आगा जान मार देंगे उसे भी और मुझे भी। उसने अनम का हाथ पकड़कर अपने हाथ में लिया। तुम दोनों निकाह करके हमेशा के लिए पाकिस्तान छोड़ जाओगे। लंदन में आगा जान की 7 नस्लें भी तुम्हें कभी ढूंढ नहीं पाएंगी। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं ये नहीं कर सकती। तो क्या तुम सारी जिंदगी अम्मी और ताई की तरह मर्दों की जुल्म सहकर गुजार दोगी? याद रखो, अपनी मर्जी से निकाह करने का हक तुम्हें मजहब भी देता है। मैं सोचूंगी, तुम अभी जाओ यहां से। मैं इंतजार करूंगी तुम्हारे जवाब का। वो तेजी से कमरे से बाहर निकलकर अपने कमरे में आई। उसने सोचा भी नहीं था कि अनम के दिल में ऐसी कोई बात होगी, लेकिन अब जानकर उसे अच्छा लग रहा था। और यह डर भी कि वो बेवकूफ इनकार करके अपनी जिंदगी मुश्किल में न डाल दे। वो 1-1.5 घंटा सोई रही, लेकिन अनम उसके जहन से नहीं निकली। 2 घंटे बाद अनम खुद उसके पास आई। यह रात का वक्त था जब तकरीबन सब लोग सो चुके थे। वो छत पर उसका इंतजार कर रही थी और लाशऊरी तौर पर उसे यकीन था कि वो जरूर आएगी। मैं कबीर से निकाह करने के लिए तैयार हूं। उसे इतनी जल्दी अनम के मान जाने पर यकीन नहीं आया। वो समझती थी कि वो डर कर अपना फैसला ही बदल लेगी। अब तुम बताओ इशरत,
तुम मेरी क्या मदद कर सकती हो? मैं तुम्हें इस घर से सही सलामत बाहर निकाल सकती हूं, बाकी काम कबीर का। वो दोनों वहीं छत पर बैठकर सरगोशी के अंदाज में बातें करने लगी। लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। अनम के चेहरे पर घबराहट के आसार थे। लग नहीं रहा था कि वो अपने फैसले से पूरी तरह मुत्तफिक है। जब फैसला कर चुकी हो तो डरना कैसा? एक अनजान आदमी के साथ जिंदगी गुजारने से बेहतर है कि एक ऐसे इंसान का इंतखाब करो जिसे तुम जानती तो हो, जिसे तुमने देखा तो है कम से कम। अच्छा ये बताओ, कबीर का कोई नंबर वगैरह है तुम्हारे पास? हाँ नंबर तो है, लेकिन मेरे पास मोबाइल नहीं है। मोबाइल मेरे पास है, तुम बस नंबर दो। अनम ने नंबर लिखवाया और उसने तेजी से इधर उधर देखते हुए नंबर नोट कर लिया। ठीक है, अब तुम जाओ यहां से, वरना कोई देख लेगा तो शक करेगा। मैं कल इससे तफसीली बात करके तुम्हें बता दूंगी। मैं इंतजार करूंगी। मुझे मालूम है, अब तुम जाओ। अनम इधर उधर देखती भागते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरी। इस घर में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, किचन में उसने ऐलान किया, जब सादिया बेगम के अलावा नरमीन भी वहीं थी। क्या मतलब? नरमीन ने पूछा। सादिया ने भी चूल्हा जलाते हुए उसकी बात पर ध्यान दिया। आगा जान को जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा लगने वाला है। नरमीन और सादिया बेगम हैरान होकर उसे देखने लगी। आहिस्ता बोल कमबख्त, फिर से क्या कर दिया तूने? सादिया बेगम ने घबराते हुए दरवाजे की तरफ देखा। मेरी प्यारी अम्मी, मैंने कुछ नहीं किया। यूं समझ लें एक परिंदा सोने के उस पिंजरे से आजाद होने वाला है। वो दोनों नासमझी के आलम में उसे देखने लगी। मुझे इसके इरादे ठीक नहीं लग रहे, लगाम डाल के रखें इसको। नरमीन ने तशवीश जाहिर किया। इसको तो खुदा ही संभाले, मुझसे तो नहीं संभलती है। सादिया बेगम सर पीट कर रह गईं। वो मुस्कुराकर बाहर निकली। आज के दिन उसका सबसे बड़ा मिशन कबीर से मिलकर आगे की इंफॉर्मेशन लेनी थी। उसे यह सब जल्द ही करना था क्योंकि घर में शादी के लिए रिश्तेदारों की आमद शुरू हो चुकी थी। नाश्ते के बाद मामूल के मुताबिक घर के सारे मर्द बाहर निकल गए। उसे जब तसल्ली हो गई तो सिया चादर बगल में दबाकर बाहर निकली और लॉन में आकर उसने सिया चादर ओढ़ ली और आगे पीछे देखते हुए चुपके से बाहर निकल आई। उसके बाहर आने का किसी को इल्म नहीं हुआ। उसके घर के साथ दूसरा घर कबीर का था। उसने तेजी से 2-4 बार बेल बजाई। वो 2 मिनट बाद दरवाजा खोलने आया था और उसे लग रहा था जैसे नींद से जाग कर आया हो। वो एक दरमियानी शक्ल वाला और उम्र में अनम से कहीं बड़ा संजीदा किस्म का आदमी लग रहा था। पहली नजर में उसे समझ में नहीं आया अनम को ऐसे लड़के से मोहब्बत कैसे हो गई। जी आप कौन? वो बिना उसकी इजाजत के कबीर के घर में घुस गई और उसे अपना तारुफ और आने का मकसद बताया। तकरीबन 1 घंटे तक वो वहीं उसके घर में बैठकर उससे हालात के बारे में डिस्कस करती रही। वो एक पढ़ा लिखा और सुलझा हुआ इंसान था। उसकी बातों से लगा वो अनम को लेकर काफी सीरियस था और उनके घर के हालात और माहौल अच्छे से जानता था। उसने आगे की सारी प्लानिंग पहले से कर रखी थी और उसने अपने ख्यालात उसके साथ भी शेयर कर दिए। वो उसे समझाती रही कि उसे अब कहां क्या करना होगा और किस होशियारी से निकलना होगा। आप टेंशन न लें, हम लोग यहां से सेफ निकल जाएंगे इंशाल्लाह। टिकट कब की करवाई है? कल रात की। तुम्हें हर बात का अच्छे से ख्याल रखना होगा। आगा जान की रसाई वहां तक है जहां पे तुम्हारी सोच भी नहीं जा सकती। उसने कबीर को खबरदार कर दिया। और मेरी उड़ान भी वहां तक है जहां आपके आगा जान का साया भी नहीं पहुंच सकता। वो खड़ी हुई। ठीक है, बाकी बातें कॉल पे करूंगी। वो जाने लगी और मुड़ी। धोखा तो नहीं देंगे ना आप अनम को? ऐसा करूं तो सड़क पर खड़ा करके 100 जूते मारिएगा। वो मुस्कुराता हुआ कह रहा था और वो बाहर निकल आई। जिस खामोशी और एहतियात से वो चादर ओढ़कर बाहर निकली, उसी एहतियात से वापस अपने घर में दाखिल हुई। लेकिन मसला यह हुआ, उसे घर में दाखिल होते हुए और भागते हुए उज़्मा ताई ने देख लिया था, जो लॉन में पौधों को पानी दे रही थी। उसे देखते ही ताई चोर चोर चिल्लाने लगी। वो रुकी नहीं और भागती हुई घर के अंदर दाखिल हुई। बाहर हॉल में कोई नहीं था। वो तेजी से अनम के कमरे में घुस गई और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। फिर उसने तेजी से चादर उतारी। क्या हुआ इशरत,
تمہارا سانس کیوں پھولا ہوا ہے؟ بھاگ کر آئی ہوں، تائی نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ کیا؟ انم کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ انہیں شک تو نہیں ہوا؟ نہیں، تم بس یہ چادر کہیں چھپا دو۔ انم نے چادر اس کے ہاتھ سے لے کر بیڈ کے نیچے چھپا دیا۔ اسی وقت دروازہ زور سا بجا۔ باہر تائی تھی، وہ دروازہ کھولنے چلی گئی۔ تائی اسے انم کے کمرے میں دیکھ کر حیران بھی ہوئی اور کافی غصہ بھی کیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے چلاتے ہوئے پوچھا۔ اس کی بجائے انم آگے بڑھی۔ امی آپ اتنی پریشان کیوں ہیں؟ خیر تو ہے؟ گھر میں چور گھس آیا ہے، تم دروازہ بند کرو اپنا، کہیں کوئی زیور وغیرہ نہ لے جائے۔ اور تم؟ تائی نے قہر بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ تم تو دفع ہی ہو جاؤ یہاں سے، کیوں آتی ہو یہاں؟ وہ چپ چاپ شانے اچکاتی وہاں سے چلی گئی۔ دلاور یا سکندر کو کال کرتی ہوں۔ تائی بڑبڑاتی ہوئی باہر نکلی۔ شام کو سارے مرد اکٹھا تھے۔ تائی انہیں تفصیلات بتا رہی تھی۔ انم سر جھکائے کھڑی تھی اور وہ ساری سچویشن کو انجوائے کر رہی تھی۔ سمجھ میں نہیں آتا پھر وہ چور غائب کیسے ہو گیا؟ دلاور نے کچھ سوچ کر کہا۔ وہ کچھ لے کر تو نہیں گیا؟ فیروز تایا نے تائی کی طرف دیکھا۔ نہیں، لے کر تو کچھ نہیں گیا، ہو سکتا ہے وہ ہمارے شور مچانے پر ڈر کر بھاگ گیا ہو۔ تو تمہیں کیا ضرورت تھی شور کرنے کی، بے وقوف عورت؟ فیروز یا سکندر کو کال کر دیتی۔ آغا جان تائی پر برس رہے تھے۔ وہ مسکرا رہی تھی اور سکندر اس کی مسکراہٹ کو نوٹ کر کے غصے سے اسے گھور رہا تھا۔ پتہ نہیں اتنے سیریس سچویشن میں دانت کیوں نکال رہی تھی۔ اچھا تو یہی تھا وہ طوفان؟ رات کو نرمین نے اس سے پوچھا۔ نہیں، وہ طوفان تو ابھی باقی ہے، یہ تو صرف ایک ٹریلر تھا۔ وہ دوپٹہ بیڈ پر پھینک کر ادائے بے نیازی سے بولی۔ مجھے تو ابھی سے ڈر لگ رہا ہے۔ نرمین واقعی گھبرائی ہوئی تھی لیکن اسے فرق نہیں پڑا۔ انم کے ساتھ اس کی دوسری ملاقات رات 10 بجے کچن میں ہوئی، جب سارے گھر والے کھانا کھا کر ریلیکس ہو چکے تھے۔ انم برتن دھونے کے بہانے اس سے بات کر رہی تھی اور وہ بھی فریج سے پانی نکال کر پینے کا ڈرامہ کر رہی تھی۔ تو کیا کہا اس نے؟ انم نے بے چینی سے پوچھا۔ صبح وہ بات ادھوری رہ گئی تھی۔ وہ ٹکٹ کروائے گا اور کل رات تم لوگ یہاں سے نکلو گے۔ کس وقت؟ رات کے 1 یا 2 بجے شاید۔ لیکن کل تو مہندی کا فنکشن ہے، گھر میں تو کافی رش ہوگا۔ رش میں گھر سے نکلنا کافی آسان ہوگا، گھر کے دروازے کھلے ہوں گے، لیکن تم ابھی سے پیکنگ شروع کر دو۔ اور ایسی خوفناک شکل تو نہ بناؤ، بھاگنے سے پہلے پکڑی جاؤ گی یار۔ انم نے سر ہلایا۔ باہر ڈھولکی بج رہی تھی۔ کچھ لڑکیوں نے سنگیت کی محفل لگا رکھی تھی، اس لیے ان کی آواز باہر نہیں جا رہی تھی۔ کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا نا؟ اللہ نہ کرے، فضول باتیں نہ سوچو یار، اچھا ہی ہوگا سب، اس نے انم کو یقین دلایا۔ ویسے دل میں تھوڑا بہت وہ خود بھی گھبرا رہی تھی۔ باہر آئی تو عورتوں اور لڑکیوں نے ہلہ گلا مچایا ہوا تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی جب سامنے سے فیروز آیا اور سکندر کوئی بات کرتے ہوئے آ رہے تھے۔ اس نے رک کر تایا کو سلام کیا۔ جواباً تایا نے اسے جھڑک دیا۔ یہ کیا اچھل کود کر رہی ہو؟ تمیز سے چلو، اور دوپٹہ کہاں ہے تمہارا؟ سکندر بھی اسے غصے سے دیکھ رہا تھا۔ وہ کمرے میں ہے، تو جا کر پہن لو، آئندہ تمہیں بنا دوپٹے کے نہ دیکھوں۔ بظاہر تو اس نے اسبات میں سر ہلایا، مگر لگتا نہیں تھا وہ دوپٹہ پہنے گی بھی۔ سکندر الگ اسے فاتحانہ انداز میں دیکھ رہا تھا۔ جیت آیا، وہ اپنے کمرے میں چلی آئی اور دروازہ بند کر کے کبیر کا نمبر ملانے لگی۔ مہندی کی رات تھی، گھر پہ حد سے زیادہ رش تھا۔ مرد سارے گیسٹ روم کی طرف تھے، گھر کے باہر کھانا کھانے کا انتظام ہو رہا تھا، گھر کے اندر عورتوں کی ڈھولک وغیرہ۔ وہ بھی دروازہ بند کر کے کہیں آغا جان یا گھر کا کوئی دوسرا مرد برا نہ مان جائے۔ اس نے ہاف بازو والا لہنگا پہنا ہوا تھا جو اس نے نیلم کی شادی پر بنوایا تھا۔ اس وقت امی نے پہننے نہیں دیا، اب وہ زبردستی پہن کر گھوم رہی تھی۔ امی منع کرتی رہیں، گھر کا کوئی مرد دیکھ لے گا تو ٹانگیں توڑ دے گا تمہاری، ایسے کھلے بازو والے کپڑے پہن کر گھوم رہی ہو۔ مگر اسے بالکل ڈر نہیں لگا، کبیر سے اس کی بات ہو چکی تھی، ٹکٹس وغیرہ سارے کام کلیئر تھے، اب بس گھر سے نکلنے کی دیر تھی، اور یہ آخری کام تھا جو انہوں نے کرنا تھا۔
कल के बाद वो अनम से दोबारा नहीं मिली। वो अपने कमरे में थी और ताई उसे बाहर नहीं आने दे रही थी। वो खुद भी वहां उससे बात नहीं कर सकती थी क्योंकि मेहंदी लगाने वाली लड़कियां और कई औरतों का हुजूम था उस कमरे में। भाभी, अनम अपने कमरे में है क्या? उसने सोबिया से पूछा। बात शुरू करने के लिए उसे कोई और जुमला नहीं मिला था। जाहिर है इशरत, उसने कुछ घूर कर उसे देखा। और ताई कहाँ है? पहले तो अनम के कमरे में थी, अब मुझे नहीं पता कहाँ है। क्यों, कोई काम था क्या? नहीं। अच्छा, अनम के कमरे में रश था क्या? हाँ, कुछ औरतें थीं तो, लेकिन तू ये सब कुछ पूछकर मुझे शक में क्यों डाल रही है? सोबिया मुसलसल उसे घूर कर देख रही थी। बस ऐसे ही। अच्छा, मुझे अम्मी बुला रही हैं। वो सोबिया को वहां से टालते हुए जल्दी से गायब हो गई। अनम के कमरे के बाहर जहां अंदर बाहर रश था, बात करने का कोई मौका नहीं था। वो वापस पलट आई। एक कमरे में कुछ लड़कियां दरवाजा बंद करके म्यूजिक लगाकर डांस कर रही थीं। शायद ताई ने ही ये मशवरा दिया होगा। इससे भी एक लड़की अंदर खींचकर ले गई और जबरदस्ती उससे 2 मिनट डांस करवाया। उसे रश में घुटन होने लगी और वो छत पर चली आई। नीचे से सारे मर्द मेहमान नजर आ रहे थे। वो गैर इरादी तौर पर उन्हें देखने लगी। आगा जान और फिरोज ताया अपनी निगरानी में काम करवा रहे थे। सिकंदर भी उनके पास खड़ा था। उसने काले रंग की जीन्स पर सफेद कुर्ता पहना हुआ था और एक रिवायती शॉल भी उसके कांधों पर नजर आ रही थी। सिकंदर की बहुत अचानक उस पर नजर पड़ी और वो गुस्से से उसे देखने लगा और वहां से गायब हो गया। 2 मिनट बाद वो उसके सामने छत पर था। छत पर क्या कर रही हो? वो उसके सामने खड़ा गुस्से से चिल्ला रहा था और वो सुकून से नीचे देख रही थी बिना उसे कोई अहमियत दिए। सिकंदर को मजबूरन उसके बाजू को खींचकर उसे तवज्जो दिलानी पड़ी। सारे मर्द हैं नीचे, यहां छत, और तुमने ये कपड़े कैसे पहने? वो उसके खुले बाजू देख रहा था। मेरी मर्जी, मैं जैसे कपड़े पहनूं। तुम्हारी मर्जी हरगिज नहीं चलेगी। चलो ये कपड़े अभी तब्दील करके आओ। बिल्कुल नहीं। वो हाथ बांधकर खड़ी हो गई। देखो, जिद ना करो, मार खाओगी मुझसे। उसका इश्तियाल बढ़ता जा रहा था। तुम बुज़दिल मर्द औरत को मारने के अलावा कर भी क्या सकते हो? वो इधर उधर टहलकर जैसे अपना गुस्सा कम करने की कोशिश कर रहा था। मुझे मजबूर ना करो, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। तुम और आगा साहब जब औरतों के हुकूक नहीं पूरे कर पाते तो मार पिटाई शुरू कर देते हो। वो गुस्से से उसे देखता रहा। अगर तुमने यही मार पिटाई करनी थी तो लंदन जाकर तालीम पे इतना पैसा क्यों जाया किया? अब वो चिल्ला रही थी। तालीम बेहयाई नहीं सिखाती। वो भी चिल्लाया। तो मैं कौन सा कपड़े उतार कर घूम रही हूं? हाफ बाजू वाली चोली पहनी है, वो भी औरतों की महफिल में। वो अब उसे उंगली दिखा रही थी। वो उस खानदान की पहली लड़की थी जो यूं किसी मर्द से उंगली उठाकर बात करती थी, वरना तो आज तक किसी की इतनी हिम्मत ना हुई। देखो, बहस ना करो और दफा हो जाओ यहां से। वो आपे से बाहर हो गया। शोर की वजह से उन दोनों का झगड़ा कोई भी सुन नहीं पा रहा था। तुम यहां आए हो, तुम ही जाओ यहां से। वो मुकाबले बाजी पर उतर आई। तू मरेगी। एक बार शादी हो जाने दे, सारे हिसाब बराबर करूंगा। वो गुस्से से नीचे जाने के लिए मुड़ा। तुमसे शादी करने की बजाय मैं खुदकुशी को ज्यादा तरजीह दूंगी। वो उसके पीछे चिल्लाकर बोली। वो सुनी अनसुनी करता हुआ निकल गया। उसने जोर से कुर्सी को लात मारी और वहीं बैठ गई। नीचे काफी शोर था, वहीं वो सर पकड़कर बैठ गई। उसे किसी तरह अनम से मिलकर उसे तैयार करना था। नीचे खाना शुरू हुआ। खाना लग चुका था और सभी खाने में मसरूफ हो गए कि वो तेजी से नीचे आई। हॉल में सारे बच्चे, आंटियां सभी खानों पे टूट पड़े। अम्मी और ताई इधर उधर लोगों से बातों में मसरूफ थीं। घर की बाकी औरतें भी कहीं ना कहीं मसरूफ थीं। सादिया भाभी भी पानी का एक बहुत बड़ा जग उठाए जाने कहां जा रही थी। वो उनके पास गई। अनम ने खाना खाया?
नहीं, अभी देने जा रही हूं। सादिया भाभी तेजी से चल रही थी, उन्हें जैसे बात करने की फुर्सत ही ना थी। वो उसके पीछे तेजी से चल रही थी। मैं दे आऊं? हाँ, तू ही दे आ, मुझे क्या, बल्कि तू रुक, आंटी जी ने मना किया है कि तुझे अनम के कमरे में जाने ना दूं। वो ताई का कह रही थी, उनसे मैं खुद बात कर लूंगी। वो दोनों खाने के काउंटर के पास आईं। उसने तेजी से एक ट्रे उठाया और उसमें चावल, कोरमा और सलाद जल्दी जल्दी डालने लगी। सोबिया भाभी भी उसे उसके हाल पर छोड़कर कब की जा चुकी थी। वो ट्रे उठाकर लहंगा संभालते सीढ़ियां चढ़ने लगी। ताई उसे देख चुकी थी और उसके पास आ गई। कहां जा रही हो तुम? अनम को खाना देने। कोई जरूरत नहीं, सोबिया दे आएगी। ताई ने उसे बरहमी से देखा। क्या ताई, आप तो हमेशा गुस्से में ही रहती हैं। अब वैसे भी 2 दिन बाद वो यहां से चली ही जाएगी, आखिरी बात तो कर लेने दें। ताई ने गौर से उसे देखा। चल अच्छा, मर जाके। वो खुश होती हुई अनम के कमरे तक आई, लेकिन यहां अलग नाच गाने की महफिल थी। सारी लड़कियां नीचे जाओ, खाना सारा खत्म होने को है और तुम लोग यहीं कूद रही हो, उसने कमरे में दाखिल होते ही ऐलान कर दिया। सारी लड़कियां सर पर पैर रखकर भागी। उसने तेजी से दरवाजा बंद किया। अनम ने घबराकर दुपट्टा उतारा। सारी पैकिंग हो गई? अनम ने सर इस बात में हिलाया। उससे कोई बात हुई? हाँ, रात के 2 बजे निकलना है। कोई गड़बड़ तो नहीं होगी ना? कुछ नहीं होगा डरपोक, ये ले खाना खा, पता नहीं बाद में कब तक सफर में रहोगे तुम लोग। अनम ने खाने की ट्रे उसकी तरफ धकेल दी। इतने सारे लोगों में निकलेंगे कैसे? रात के 2 बजे तकरीबन सब लोग सो चुके होंगे और बाकी के जो मेहमान 1-2 जाग रहे होंगे उनके लिए घर का मेन स्विच मैं ऑफ कर दूंगी। पूरे घर में अंधेरा हो जाएगा और तुम उस अंधेरे का फायदा उठाकर बाहर निकल जाना। बस 2 ही मिनट तो लग रहे हैं इस कमरे से मेन गेट तक जाने में, और फिर तुम आजाद। ये कहते हुए उसने अनम की बैग की तरफ देखा। एक छोटा सा बैग था। वो उठकर बैग को उलट पुलट कर देखने लगी। क्या क्या रखा है इसमें? कुछ जेवर, पैसे और 1-2 सूट। अच्छा किया, और हाँ, मेरा नंबर भी लिख लो अपने पास, लंदन पहुंचते ही कॉल कर देना। वो दराज से पेन कागज ढूंढने लगी। नीचे वाली दराज में देखो। उसने कागज कलम उठाया और अपना नंबर उस पर लिखने लगी। इशरत, क्या मैं वापस कभी भी इस घर में नहीं आ सकूंगी? तुमसे, सिकंदर भाई से और अम्मी से नहीं मिल सकूंगी? वो कुछ उदासी से बोली। इशरत ने नंबर वाला कागज उसकी मुट्ठी में दिया और उसके पास बैठ गई। ऐसा कुछ नहीं होगा ना, तुम इस घर में उस वक्त तक नहीं आ सकोगी जब तक आगा जान जिंदा है। जिस दिन वो चले गए, उनके उसूल और रवायात सब कुछ उन्हीं के साथ जाएंगे। ताया इतने पुराने ख्यालात के नहीं, और ताई भी तुम्हें खुद वापस बुलाएंगी क्योंकि तुम उनकी इकलौती औलाद हो। सारी जिंदगी तुमसे नफरत नहीं कर सकेंगे। ताई और ताया की मोहब्बत के सामने सिकंदर और दिलावर भाई भी कुछ नहीं कर सकेंगे, और मैं भी तो तुमसे हमेशा वीडियो कॉल पे बात करती रहूंगी ना। उसने अनम को अच्छी उम्मीद दिलाई। उसका गम कुछ कम हुआ। वो उठ खड़ी हुई। ये खाना खा लेना और मेरी बात गौर से सुनो। ठीक 2 बजे इस घर की सारी लाइट ऑफ होगी और तुम तेजी से बैग उठाकर घर के दरवाजे की तरफ आओगी, जहां मैं तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी। याद रखना, मेरे पास तुमसे राब्ते का कोई और जरिया नहीं है, इसलिए मुकर्ररा वक्त पर मुकर्ररा जगह पहुंच जाना। उसने मोहब्बत से अनम के गालों को छुआ। अनम ने इस बात में सर हिलाया और वो कमरे से बाहर निकल आई। खाने का दौर खत्म हो चुका था। एक बार फिर महफिल लगी थी। वो चुपके से घर के पिछले हिस्से की तरफ आई जहां घर का मेन स्विच था। वो गौर से स्विच को देखने लगी। उसके पास कई और तारें भी थीं। कुछ रंग बिरंगी लाइटों की तारें भी वहीं कनेक्टेड थीं। वो गौर से तरतीब देखने लगी। मेन स्विच के बटन तक हाथ ले जाने के लिए काफी तारों में से हाथ को गुजारना था। वो पास पड़ी लकड़ी से इधर उधर की इजाफी तारों को हटाने लगी ताकि रात को मेन स्विच को आसानी से बंद कर सके। रंग बिरंगी लाइटों की तार को उसने लकड़ी की मदद से हटा दिया। फिर अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसे जोर से खींचा और वो मुंह के बल फर्श पर जा गिरी। वो खुद भी फर्श पर गिरा हुआ था
और वो सिकंदर था। उसे समझ नहीं आया कि इतनी जल्दी हुआ क्या है। बेवकूफ लड़की, क्या कर रही थी तुम यहां? अब वो गुस्से से चिल्ला रहा था। उसने पीछे मुड़कर देखा, कई तार नीचे गिरी हुई थीं। शायद वो तारें उस पर गिरने वाली थीं और उसने पीछे से आकर उसे खींच लिया था। वो कपड़े सीधे करते हुए खड़ी हुई। वो भी खड़ा हुआ और उसे गुस्से से घूर रहा था। वो इधर कुछ लाइटों में रोशनी नहीं आ रही थी, वही देखने आई थी। उसने लड़खड़ाते हुए कुछ शर्मिंदगी से कहा था। सिकंदर ने उसे ऐसे देखा जैसे कोई ज़हनी मरीज हो। दिमाग तो नहीं खराब तुम्हारा? तुम कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो क्या? बड़ी आई तारों को ठीक करने वाली। अभी अगर मैं वक्त पर नहीं आता तो इस घर में तेरी कुलख्वानी की रस्म हो रही होती। उसने शर्मिंदगी से पहलू बदला। अब मेरा मुंह क्या देख रही है? चल दफा हो यहां से। वो गनीमत पाकर फौरन वहां से भागी। 2 बजने में 10 मिनट बाकी थे। रात देर तक लड़कियों का हल्ला गुल्ला चलता रहा। करीबन 1 बजे सब सोने चले गए। उसने शुक्र अदा किया, वरना इन सब के इरादे तो सुबह तक जाग कर फुल शुगल लगाने का था। चुपके से वो कमरे से बाहर निकली। सभी कमरों में सोए हुए थे। बाहर हॉल में सन्नाटा था। वो आगे पीछे दाएं बाएं देखते हुए आगे बढ़ी। कोशिश उसकी यही थी कि बिना कोई आवाज पैदा किए वो मेन स्विच तक पहुंच जाए, और 2 मिनट बाद वो मेन स्विच के सामने थी। बिस्मिल्लाह पढ़कर उसने चारों तरफ देखा, फिर तेजी से बटन ऑफ किया। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। वो तेजी से चलकर घर की मेन गेट की तरफ आई और साइड पर खड़ी हो गई। उसे यह भी डर था कि कोई लाइट वगैरह बंद होने की वजह से चेकिंग के लिए ना आ जाए। अनम को वो हिदायत दे चुकी थी कि लाइट बंद होते ही फौरन दरवाजे की तरफ पहुंच जाए। यकीनन वो भी लाइट बंद होने का इंतजार ही कर रही थी। मेन गेट मेहमानों के आने जाने की वजह से खुला रखा गया था, वरना अमूमन बंद होता था। अनम सर पर सफेद चादर डाले अपना स्याह बैग उठाए बिना कोई आवाज पैदा किए उसके पास आ गई। उसने बोलने की बजाय इशारे से काम लिया और अनम को बाहर चलने का इशारा किया। वो खुद आगे चलने लगी। अनम उसके पीछे पीछे चल रही थी। भागते हुए वो चारों तरफ भी देख रहे थे। कबीर से वो पहले ही राब्ते में थी। वो अपनी तरफ से तैयारी मुकम्मल कर चुका था और अब बाहर निकलने से पहले उसने कबीर को मैसेज किया था। जवाबन उसे ओके भी लिखा था। 1 मिनट से भी कम वक्त में वो आगा जान की हवेली से बाहर खड़े थे, जहां रोड था और सामने कबीर खड़ा था। वो टैक्सी वगैरह का इंतजाम शायद पहले ही कर चुका था, क्योंकि उनके आने से पहले टैक्सी वहीं मौजूद थी। उनके पास ज्यादा वक्त नहीं था, इसलिए कोई अलविदाई इमोशनल गुफ्तगू ना हुई। बस कबीर ने उसे मुस्कुराते हुए थैंक यू कहा। उसने जवाबन उसे राब्ते में रहने के लिए कहा। अनम से वो गले मिली। वो दोनों टैक्सी में बैठकर हाथ के इशारे से उसे खुदा हाफिज कह रहे थे। नजरों से ओझल होने तक वो अंधेरे में उसी सुनसान सड़क पर खड़ी रही और फिर तेजी से अंदर आई और उसी एहतियात से एक बार फिर मेन स्विच तक आई और उसने लाइट ऑन कर दी। हर तरफ रोशनी फैल गई। उसने एक बार फिर चारों तरफ देखा और डरते भागते अपने कमरे तक आई। उसने सुकून का सांस लिया और बिस्तर पर लेट गई, ये जानते हुए कि आने वाली सुबह एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। वो सोना नहीं चाहती थी, लेकिन उसे नींद आ गई। सुबह उसे नरमीन जगाने आई थी। उसकी आवाज में बेहद ज्यादा घबराहट और परेशानी थी। वो तेजी से उठ बैठी। अनम कहीं चली गई इशरत? उसने तकरीबन रोते हुए तला दी। फौरी तौर पर वो समझ ना सकी क्या बात हो रही है। फिर रात वाला सीन उसे याद आया और तब उसे याद आया आज के दिन तो बहुत बड़ा तूफान आना था। उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी, फिर भी उसकी आंखें पूरी खुल चुकी थीं। उसने तेजी से वॉशरूम में जाकर चेहरे पर पानी के छींटे मारे और नरमीन के साथ तकरीबन भागती हुई सीढ़ियां उतरने लगी। वो इसी घर का मंजर था। हॉल के दरमियान पूरा घर मौजूद था। वो दोनों तेजी से नीचे उतरने लगी। उसे नहीं मालूम किसी ने उसे जगाने के लिए कहा है या नरमीन खुद उसे जगाने आई थी। घर की खामोशी से लग रहा था मेहमान सारे जा चुके हैं। सामने आगा जान अपने जाओ जलाल के साथ खड़े थे। घर के बाकी मर्द भी गुस्से से इधर उधर टहल रहे थे। ताई तो बाकायदा जोर जोर से बीन कर रही थी। अम्मा और सोबिया भाभी की भी हल्की हल्की सिसकियां सुनाई दे रही थी। वो दोनों एक साइड पर जा खड़ी हुई। नरमीन काफी घबराई हुई लग रही थी।
और अब उसे भी थोड़ी बहुत घबराहट हो रही थी कहीं वो पकड़ी ना जाए। मैंने उसे खुद जाकर देखा था, रात के 12 बजे अपने कमरे में थी। खामोश हॉल में सादिया भाभी की रोती हुई आवाज गूंजी। तो फिर कहां गई वो? आगा जान जोर से चिल्लाए। उनकी आवाज दीवारों से टकराकर वापस पलट आई। खुदा जाने मेरी अनम कहां चली गई। ताई धाड़े मार मार कर रो रही थी। खामोश, अगर तुमने पहले ही उस पर नजर रखी होती तो आज हमें यह दिन ना देखना पड़ता। आगा जान ताई पर बरस पड़े। इतना बड़ा घर है, इतने सारे लोग थे, ऐसे कैसे निकल गई वो? और किसी ने उसे देखा तक नहीं। यह दिलावर था जो गुस्से से आग बगोला हो रहा था। सिकंदर एक तरफ हाथ बांधकर खड़ा था और एक दो बार उसे गुस्से से घूर भी चुका था। उसे नहीं लगता सिकंदर को उस पर शक होगा। वो आदतन उसे गुस्से से घूरता रहा। आगा जान, क्या हम पुलिस में रिपोर्ट दर्ज नहीं करा सकते? दिलावर ने उन्हें मशवरा दिया, जिस पर आगा जान मजीद भड़क उठे। नहीं बेवकूफ, ये घर की बात है। पुलिस तक जाएगी तो पूरे शहर और गांव में हमारी नाक कट जाएगी। कुछ दिन बाद इलेक्शन भी शुरू होने वाले हैं और इसलिए ये बात ज्यादा नहीं फैलनी चाहिए। गुस्से के साथ एक शर्मिंदगी भी थी जो सिर्फ वो देख रही थी हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने वाला आगा जान आज खुद किसी से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहे। वो दिल ही दिल में अपनी जीत पर मुस्कुरा रही थी। आगा जान की झुकी हुई नजरें और शर्मिंदगी का सोचकर उसे बहुत खुशी हो रही थी। तुम दोनों मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? जाकर ढूंढो उस बदसात को। अब वो दिलावर और सिकंदर से मुखातिब थे। और कहीं मिल जाए तो गोली मार देना उसे, उन्होंने हतमी अंदाज में कहा। ताई का रोना और ज्यादा हो गया। वो आगा जान के उसूल जानती थी। उस खानदान में भागी हुई लड़की की सजा मौत थी और वो एक बार फिर मुस्कुरा रही थी। आगा जान के पिंजरे से जो परिंदा उड़ गया, अब वो उनकी शिकारियों को नहीं मिलने वाला था। सुबह से दिन और दिन से शाम हो गई, फिर रात भी हो गई। ढूंढने वाले खाली हाथ वापस आ गए। अनम का कोई सुराग उन्हें नहीं मिला। आगा जान ने अपने सारे असरूर रसूख इस्तेमाल करके देख लिए, लेकिन यहां भी वो बुरी तरह बेबस थे। उनके अंदर खून उबल रहा था, लेकिन अब कुछ भी नहीं हो सकता था। दूसरे दिन सब लोग एक दूसरे से नजरें चुराकर घर के काम कर रहे थे। घर में एक अजीब सी खामोशी थी। दिलावर और सिकंदर और आगा जान के कुछ खास आदमी दूसरे दिन भी अनम को ढूंढते रहे, लेकिन वो कहीं ना मिली। आगा जान के लिए बहुत बड़ी बेइज्जती थी। वो मुसलसल गुस्से में सबको डांट रहे थे। ताई को उन्होंने अब रोने से भी मना कर दिया था और इस घर में किसी को अनम का नाम लेने की इजाजत भी ना थी। आगा जान अनम के भागने का जिम्मेदार ताई को करार दे रहे थे और वो बार बार उन्हें डांट कर कह रहे थे यह सब उसकी ढील का नतीजा है। अनम ने दूसरे दिन भी उससे कोई राब्ता ना किया। उसके पास जो कबीर का नंबर था वो पाकिस्तान का था, जो कि लंदन में काम नहीं करता था। अब उसे तशवीश सी होने लगी, लेकिन रात को 12 बजे कबीर ने खुद कॉल की और उसकी अनम से बात भी करवाई। वो बहुत खुश थी, जैसे एक परिंदा आजाद होने के बाद होता है, और बार बार उसका शुक्रिया अदा कर रही थी। अनम को घर के हालात जानने का बड़ा तजस्सुस था। उसने सारे हालात बता दिए और ये भी कि अब सब उससे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके थे। इसलिए अब घर में आगा जान ने उसके हवाले से कोई भी बात करने से सबको मना कर दिया। वो अनम से काफी देर तक बातें करती रही। अनम वाले वाकये को 4 दिन गुजर चुके थे। घर में खामोशी थी। जो तूफान आया वो अपने खौफनाक असरात छोड़ गया। अब कोई किसी से बात नहीं करता था। ताई ने तो कमरे से निकलना ही छोड़ दिया था। आगा जान भी शर्मिंदा शर्मिंदा से रहते और घर से बाहर कम ही जाते थे। अपना रोब और दबदबा साबित करने के लिए वो घर की औरतों पर पहले से भी ज्यादा सख्ती करने लगे। नरमीन को उस पर शक था। वो कई बार उससे बातें करने की कोशिश भी करती, लेकिन उसने टाल मटोल से काम लिया। लेकिन जब मुसलसल नरमीन उससे पूछती रही क्या तुमने अनम को घर से निकाला है, तो उसने साफ साफ कहा हां। नरमीन उसे काफी देर तक हैरत से देखती रही। क्यों किया तुमने ऐसा? क्योंकि अनम किसी और से शादी करना चाहती थी। नरमीन ने जल्दी से जाकर दरवाजा बंद कर दिया।
आज जब वो बताने के मूड में थी तो वो सब कुछ जानना चाहती थी। तो तुमने कैसे निकाला उसे यहां से? उसने नरमीन को 7-8 जुमलों में सारी स्टोरी सुनाई। नरमीन इस कारकर्दगी पर उसे घूरती रही। बेवकूफ लड़की, अगर आगा जान या ताया जान को पता चला तो वो तेरा गला घोट देंगे। उसने बेनियाजी से सिर झटका और मोबाइल पे गेम खेलने लगी। मुझे बहुत डर लग रहा है इशरत, अगर किसी को पता चल गया तो क्या होगा? उसने नरमीन को रोते हुए भी देखा, फिर खुद उसके आंसू भी पोंछ डाले। ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, मार देंगे ना मुझे। वैसे भी जो जिंदगी हम यहां जी रहे हैं, मौत उससे मुश्किल तो नहीं। जुमले के इख्तिताम पर वो खुद भी उदास हुई। नरमीन ने उसे गले से लगाया। तुम प्लीज कभी ये बात अपने मुंह से ना निकालना, अम्मी को भी ना बताना, कहीं उनकी जबान से सबके सामने कोई ऐसी वैसी बात निकल जाए। नरमीन तंबीही नजरों से उसे देखती हुई हिदायत करती रही। अब इतनी भी बेवकूफ नहीं हो आपी। नरमीन उसकी तसल्ली के बावजूद डरती रही। अगर उसे पहले मालूम होता कि वो ऐसा कदम उठाने वाली है तो उसे ऐसा कभी ना करने देती। अब क्या वो नहीं जानती आगाजान को वो किस तबीयत के इंसान हैं? जब तक अनम वाला मामला सुलझ न जाए वो चैन से नहीं बैठेंगे। और उन्हें अगर जरा भी भनक पड़ गई कि उसे भगाने में इशरत का हाथ है तो उसे मौके पर ही गोली मार देंगे। वो काफी डर रही थी और उसे जिस बात का डर था वही हुआ। वो काफी डर रही थी और उसे जिस बात का डर था आखिरकार वही हुआ। सोबिया भाभी उन दोनों को बुलाने आई कि आगा जान उन्हें बुला रहे हैं। या अल्लाह खैर। इन दोनों ने घबरा कर एक दूसरे को देखा और अपने दुपट्टे दुरुस्त करके नीचे आ गईं। एक बार फिर 4 दिन वाली अदालत लगी हुई थी। सारे घर वाले इकट्ठे थे। आगा जान ने इन दोनों को गुस्से से देखा, लेकिन वो दोनों सादिया बेगम को देख रही थी जो कि ज़ारो कतार रो रही थी। इसी ने भगाया मेरी बेटी को। उस्मा ताई ने जब रोते हुए उंगली उसकी तरफ करके इशारा किया तो उसे लगा पूरे हॉल की छत उस पर आ गिरी हो। नरमीन ने सदमे से उसे देखा। सारे घर वालों की नजरें उसकी तरफ उठ गईं। उसका गला सूख गया। इस कदर महारत से किए गए मंसूबे का पकड़े जाना उसके लिए हैरत का बायस थी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी चोरी इतनी जल्दी पकड़ी जाएगी और अब उसे यकीन था कि वो मरने वाली है। लेकिन जब आगा जान ने अगला सवाल किया तो वो कुछ उलझ गई। क्या कह रही है उस्मा? इन्होंने गरजदार आवाज के साथ उसे देखा। सबके सवालिया चेहरे उसी की तरफ थे। सिकंदर भी उसे देख रहा था, लेकिन आज उसकी नजरों में गुस्सा नहीं था, घबराहट थी। बिल्कुल वही घबराहट जो नरमीन और सादिया बेगम की आंखों में थी। यानी कि ये एक मुअम्मा था जो अभी तक हल नहीं हो सका था। किसी को यकीन नहीं था, ये सिर्फ शक था। किसी को यकीन नहीं था, ये बस सिर्फ शक था ताई को इस पर। ये आप क्या कह रहे हैं आगा जान? क्या मैं ऐसी हरकत कर सकती हूं? दुनिया जहां की मासूमियत अपने चेहरे पर सजाकर वो इस अंदाज में बोली कि आगा जान जिन्हें 100% उस पर शक था वो भी कंफ्यूज हो गए। झूठ मत बोलो बदबख्त लड़की, तूने ही भगाया है अनम को। ताई तेजी से खड़ी हुई और उसके सामने आकर चिल्लाने लगी। क्या सबूत है आपके पास? किस बुनियाद पर आप इतना बड़ा इल्जाम लगा रही हैं मुझ पे? उसका लहजा एतमाद से भरपूर था। वो गलत होने के बावजूद ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे उस पर इल्जाम लगाया जा रहा हो। मैंने खुद देखा है तुम्हें, तुम बार बार उसके कमरे के चक्कर लगा रही थी। ताई फट पड़ी। सब लोग इन दोनों के बयान सुन रहे थे। अनम के कमरे में और भी सैकड़ों लड़कियां घूम रही थीं। तो क्या आप सब पर इल्जाम लगाएंगी? वो ताई से भी बुलंद आवाज में चिल्लाई। तेरे करतूत तो मैं अच्छी तरह से जानती हूं। मुझे यकीन है तूने ही ये सब कुछ किया है। आपके यकीन से कुछ नहीं होगा। अगर सबूत है तो सामने लाएं, नहीं तो मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम ना लगाएं। वो अपने दिफा में चिल्ला रही थी।
ٹھیک ہے، تو یہی بات تم قرآن شریف پر ہاتھ رکھ کر کہہ دو۔ تائی کے اس جملے پر ایک پل کے لیے پورے ہال میں سناٹا چھا گیا۔ خود بھی وہ شاکڈ ہو کر انہیں دیکھنے لگی۔ اس نے مدد طلب نظروں سے ادھر ادھر دیکھا کہ شاید کوئی تائی کو روک لے، لیکن سب خاموش تھے۔ عظمیٰ ٹھیک کہہ رہی ہے، اب سچ جھوٹ کا فیصلہ قرآن شریف پر ہاتھ رکھ کر ہوگا۔ اس کی آخری امیدوں پر بھی پانی پھر گیا۔ جب فیروز تایا بھی تائی کے حق میں بول پڑے اور باقی سب کی نگاہیں بھی یہی کہہ رہی تھی کہ وہ تائی کے فیصلے سے متفق ہیں۔